हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी का पेपर प्रैक्टिस सेट दूसरा, जो आपके जूनियर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1946 में। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है कि किस डेट को संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है वो पहले के पेपर में आया भी है। जिसने संविधान का निर्माण किया था, ये जो संविधान सभा जो बनी थी, इसी ने ही संविधान का निर्माण किया था। और इसका गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसकी पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश से ही 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था। जो कैबिनेट मिशन था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि भारत में अपना खुद का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण करना था। जो ब्रिटिश के हाथों में जो सत्ता थी भारत की, वो भारत के लोगों को वापस करना था। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो सत्ता हस्तांतरण करना। और इसके जो सदस्य थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो राज्यों की जो विधानसभाएं जो होती थी, प्रांतों की जो विधानसभाएं, उनसे चुनकर लाए गए थे इनके सदस्य विधानसभा द्वारा। और इसका जो गठन है कैबिनेट योजना के प्रावधानों के अनुसार 6 दिसंबर को इसकी बैठक हुई थी। लेकिन जो इसकी आधिकारिक बैठक हुई थी, पहली आधिकारिक बैठक, वो 9 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं। इनके जो पहली बैठक में जो इनके अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थाई और अस्थाई भी आपको याद रखना है। जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके बाद में जो स्थाई अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थाई अध्यक्ष रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें स्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी नारियल। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है बी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पौंड। तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रुपया। भारतीय मुद्रा रुपया है, जिसका प्रतीक, ये सिंबल है। और भारतीय मुद्रा रुपया है। इसको 100 पैसे में विभाजित किया जाता है। जो रुपए होता है वो 100 पैसे में विभाजित किया जाता है। और इसे जो जारी करता है वो रिजर्व बैंक आरबीआई इसको जारी करता है, इस मुद्रा को। और इसका जो डिज़ाइन है वो 10 जुलाई 2010 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। ये जो सिंबल है इसका, ये जो डिज़ाइन थी, ये पहले अलग थी 2010 से पहले। लेकिन 2010 में इस सिंबल को अपनाया गया है। और इसे आईआईटी मुंबई के उदय कुमार ने डिजाइन किया था, इस सिंबल को, इस प्रतीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश।
भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में इसकी 80 सीटें हैं सबसे ज़्यादा। और इसके बाद जो सीटें हैं वो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हैं। इसमें महाराष्ट्र में 48 सीटें और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 लोकसभा महाराष्ट्र में और 42 सीटें पश्चिम बंगाल में ही। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनको सीटों की संख्या भी पूछ ली जाती है कभी कभार, तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे ऊपरी परत और सॉरी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी भूपर्पटी, ऑप्शन डी परत। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रस्ट, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहलाती है, जहां मानव जीवन संभव है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली ठोस परत है। महाद्वीपों के नीचे यह मोटी जबकि महासागरों के नीचे यह पतली होती है। जो क्रस्ट की मोटाई जो होती है वो महाद्वीपों पर मोटी होती है और जो महासागर होते हैं वहाँ पे इसकी मोटाई कम होती है। इसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर होती है। जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, उसकी औसत जो गहराई है वो 24 किलोमीटर है। लेकिन ये महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग है। महाद्वीपों पर इसकी 5 से 70 किलोमीटर तक इसकी गहराई देखी जाती है और वहीं महासागरों में ये 5 किलोमीटर तक होती है। और इसकी जो संरचना होती है वो आग्नेय चट्टानें भी होती हैं, कायांतरित चट्टानें भी होती हैं और अवसादी चट्टानें भी होती हैं। जबकि महाद्वीपों में क्रस्ट ग्रेनाइट जैसी चट्टानें और महासागरीय क्रस्ट बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी हुई है। जो महासागरीय की जो चट्टानें होती हैं वो बेसाल्ट की ज़्यादातर बनी होती हैं। और अन्य परतें भी होती हैं, जैसे भूपट्टी के नीचे मेंटल कोर, वाया कोर और आंतरिक कोर जैसी भी परतें होती हैं। जो क्रस्ट जो होती है उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो वाया कोर और आंतरिक कोर के रूप में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। गांधी जी को उनके योगदान और सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के कारण राष्ट्रपिता कहा जाता है। और इनका पूरा नाम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। और उपाधि जो इनको ये उपाधि दी गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। जो राष्ट्रपिता जो इनको कहा गया है वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के रेडियो के एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। 1944 में सिंगापुर में जो एक सभा हुई थी उसमें इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था और तभी से इनको राष्ट्रपिता कहा जाने लगा था। और इसका जो महत्व है, कारण है कि राष्ट्र निर्माण में इनकी अहम भूमिका थी। इस वजह से राष्ट्रपिता की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे अपने राष्ट्र के निर्माण मुक्त विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो योगदान था राष्ट्र निर्माण में वो अ, बहुत अधिक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रेरणा स्रोत भी थे। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को एकता, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत किया और उनका संदेश आज भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1918 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1918 में जो गुजरात के खेड़ा में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और 1900 खेड़ा में बारडोली जो जगह है गुजरात में, अहमदाबाद में, वहाँ पे जो किसानों द्वारा जो आंदोलन किया था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन 1918 में शुरू हुआ जब गुजरात के खेड़ा जिले के किसान फसल खराब होने के कारण और प्लेग जैसी बीमारी के कारण राजस्व देने में असमर्थ थे।
जब गुजरात में 1918 में प्लेग जैसी बीमारी फैली थी और उनकी जो लगान देने के लिए असमर्थ थे, उस विरोध में उन्होंने ये आंदोलन किया था वहाँ के किसानों ने। और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका समर्थन किया था, उनका नेतृत्व किया था। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन-कौन थे, तो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा जो 18 में हुई तो वो अलग था, क्योंकि इस ये 1918 लखनऊ में हुआ था और इसके जो मुख्य नेता थे वो इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय गौरीशंकर मिश्र ने इसकी स्थापना की थी। जो किसान सभा उत्तर प्रदेश में जो किसान सभा हुई थी 1918 में, वो अलग था। उसके नेता इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर थे। जबकि 1918 जो गुजरात में हुआ था बारडोली और खेड़ा सत्याग्रह, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनसैट। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। और इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है कि किस डेट को ये प्रक्षेपित किया गया था। और यह उपग्रह प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसका जो नाम है वो गणितज्ञ जो थे हमारे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो जितने भी स्टेट है उसमें जो भी राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा की जाती है और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय परिषद की सलाह पर होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा जारी की जाती है और राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वैसे तो वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे उनको पद से हटा सकते हैं। वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण करते हैं और नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। और जो सलाह जो दी जाती है प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर की जाती है। और इनका जो वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी लोधी वंश। 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा था और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो 1451 में बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की थी। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 1526 में बाबर के आक्रमण के साथ इसका अंत हुआ था। लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी थे, जिन्हें पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था और वहीं से लोधी वंश का पतन हो गया था और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका जो लोधी वंश का अंतिम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का, वो लोधी वंश था और इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसका जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। स्थापना जो की थी वो बहलोल लोधी ने की थी और जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। और
1526 में पानीपत की लड़ाई में पराजित होने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मृदा अपरदन किस कारण होता है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण से, ऑप्शन बी वनों की कटाई से, ऑप्शन सी वर्षा से, ऑप्शन डी सिंचाई से। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वनों की कटाई से। वनों की कटाई से मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है और मृदा अपरदन बढ़ता है। मृदा अपरदन मुख्य रूप से जलवायु के कारण होता है, जो मिट्टी की परत को हटा देते हैं। इसके अतिरिक्त वनों की कटाई, अतिचारण और गलत कृषि पद्धतियां भी इसका कारण है। और जैसे भारी वर्षा हो गया, बाढ़ हो गया, तेज हवाएं, इनके कारण भी मृदा अपरदन होता है। कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, इन कारणों से भी मृदा का अपरदन होता है। और कुछ मानवीय कारण, जैसे वनों की कटाई हो गया और औद्योगिक गतिविधियां हो गई, इन कारणों से भी मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अब तक 2025 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र किसी राज्य, किसी केंद्र शासित प्रदेश या किसी अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के समूह पर हो सकता है। और जो 25वां उच्च न्यायालय है, जो हाल ही में जो नवीन उच्च न्यायालय कह सकते हैं, जो नया उच्च न्यायालय है, वो 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय है। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, अमरावती उच्च न्यायालय, वो सबसे नया उच्च न्यायालय है जो 2019 में बना है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2019 को अमरावती में हुई थी। तो ये भारत का 25वां, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो अमरावती उच्च न्यायालय है जो आंध्र प्रदेश में है। और कुछ जैसे ये अलग अलग राज्य में, हर राज्य में अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उच्च न्यायालय होते हैं जो संयुक्त होते हैं, जो कई राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय द्वारा कई राज्यों को कार्यभार देखा जाता है। जैसे संयुक्त उच्च न्यायालय, कुछ उच्च न्यायालय कई राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर करता है। जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, वो पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ राज्य के कार्य को देखता है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए कार्य करता है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो 3 राज्यों के लिए कार्य करता है, और जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है वो 3 राज्यों के लिए कार्य करता है। तो ये संयुक्त उच्च न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1935। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1928 को। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे से किया गया था। जो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, उसके विरोध का कारण ये था कि उसमें जो भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, एक भी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से इसका विरोध किया गया था और साइमन गो बैक के नारे लगाकर इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में किया गया था, और यह 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, और इसका जो उद्देश्य था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करना था, संवैधानिक सुधारों की सिफारिश देना था। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस वजह से इस कमीशन का विरोध किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। मानसून शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए
पर्वतों से, ऑप्शन बी नदियों से, ऑप्शन सी ऋतु परिवर्तन से संबंधित पवनों से, ऑप्शन डी समुद्री धाराओं से। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋतु परिवर्तन से संबंधित पवनों से, ऑप्शन सी। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। मानसून जो शब्द है वो अरबी के मौसम से लिया गया, और मानसून वे पवने हैं जो ऋतु परिवर्तन के कारण अपनी दिशा बदलती हैं। भारत में दो प्रकार के मानसून पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मियों में वर्षा लाता है, और उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में प्रायः शुष्क हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी काराकोरम। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी थार। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी फैला हुआ है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और 9वां सबसे बड़ा गर्म उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। ये भी आपको याद रखना है कि 17वां, ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और 9वां उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मौसम का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? ऑप्शन ए भूविज्ञान, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी मौसम विज्ञान, ऑप्शन डी पर्यावरण विज्ञान। या कभी कभार ऐसा ही पूछ लिया जाता है, इसको ऐसे ना देखकर जियोलॉजी पूछ सकता है, बायोलॉजी भी पूछ सकता है, मेट्रोलॉजी या इन्वायरमेंट साइंस इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, मौसम का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेट्रोलॉजी में। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है मेट्रोलॉजी। मौसम विज्ञान का मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, और इसमें मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुदाब, तापमान, आर्द्रता और वर्षा और हवा की दिशा का अध्ययन किया जाता है, जिससे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, और यह तिलक मार्ग नई दिल्ली पर है। यह 1958 से इस वर्तमान भवन में कार्यरत है। जो दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो तिलक मार्ग पर 1998 से इसी भवन में कार्य करता है। और इसे 1958 में सर्वोच्च न्यायालय पुराने संसद से स्थानांतरित होकर अपने वर्तमान स्थान पर लाया गया था। 1958 से पहले ये पुराने संसद भवन में कार्यरत, मतलब वहां पे स्थापित था। उसके बाद में इसको वर्तमान समय में जहाँ पे है उस पे लाया गया है। और संविधान के अनुसार भारतीय संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय के रूप में घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इनका जो कार्यकाल था वो 1966 में पहली बार इन्होंने पदभार संभाला था, और इन्हें भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। और इन्होंने हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के शासनकाल में ही जो हरित क्रांति थी वो इन्हीं के समय में लाई गई थी, और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इंदिरा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी नदियाँ। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के तापमान को बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं या मीथेन गैसें हैं, जिनकी वजह से तापमान जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और ये पृथ्वी की जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देती है, रोक के रखती है। इससे हमारी अर्थ जो है वो गर्म रहती है, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इससे हमारे जलवायु परिवर्तन होता है। इसमें इसके मुख्य कारण हैं जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना, जैसे बिजली परिवहन के लिए कोयला, तेल आदि जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और वनों की कटाई से भी, क्योंकि जो वन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन जब वनों की कटाई होती है तो इसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। और कृषि पशुपालन जैसे कुछ कृषि में गतिविधियां होती हैं जिसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और कुछ प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी, इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य के बाद तीसरा नंबर का जो ग्रह है वो कौन सा है? इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी। सौर मंडल में ग्रहों की क्रमवार स्थिति, सबसे पहले तो सूर्य के जो बाद ग्रह आता है वो बुध। बुध जो है वो सबसे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सूर्य के बाद जो ग्रह आता है वो बुध आता है, उसके बाद में शुक्र आता है, फिर उसके बाद में पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये हमारा जो सौरमंडल है उसका क्रमवार स्थिति है। इस तरह से ग्रहों की स्थिति है सूर्य के बाद। तो सबसे पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इस प्रकार जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है। और इसमें ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऐसे भी हो सकता है कि ये पृथ्वी ना पूछ के आपको दूसरा ग्रह भी, जैसे मंगल भी पूछ सकती है कि पांचवा ग्रह या चौथा ग्रह या छठा ग्रह कौन सा है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रैक्टिस सेट दूसरा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।